हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि टोटल मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके इंग्लिश ग्रामर के 5 अलग अलग टॉपिक से होंगे। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि हाँ भैया ये पढ़ लीजिए यही आएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। जबकि हिंदी में बहुत सारी चीजें फिक्स थी, इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सर इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखिए मैं भी नहीं बता सकता कि हाँ यही पढ़ लीजिए यही आएगा, केवल इसमें सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बता सकता हूं हाँ ये 2-3 पढ़ लो यही आएगा। जैसे माई मदर एट 66, ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ऐसे कीपिंग क्वाइट, ये सब चैप्टर है जिनके सेंट्रल आइडिया आ सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे हमने हिंदी में 100 में 95 हम करके आए हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में भी लेकर आएंगे 100 में 95 प्लस। ठीक है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, देखिए मैं तो कह दूंगा लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा ना। कहने को तो मैं कह दूंगा, अब आप लोग डरिए मत, आप लोगों को कोशिश लगातार करते रहना है कि हाँ मुझे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आपकी कैसे हो जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जो आपके पास समय है उसमें इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, कैसे लेटर लिखना है, ये सब मैं बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा। कल मेरा एक मैराथन क्लास आएगा, ठीक है, इंग्लिश पर, जिसमें मैं पूरे इंग्लिश को एक ही वीडियो में क्लियर कराऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर को, ठीक है, जो आपका सेक्शन सी है, ये 25 नंबर का टोटल आता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन पढ़ लेना है। देखिए जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आ सकते हैं, नहीं आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस आपको समझना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर समझने वाली चीज है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वो कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट 5 टॉपिक है, यहां पर 6 लिख दिया गया, इसको 5 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 टॉपिक इन 1 वीडियो, यानी कि 5 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड एंटोनिम्स। टोटल 5 टॉपिक हैं, एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 4-4 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के हम पढ़ेंगे। अब 4 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक ही करना होगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी, चाहे इंग्लिश हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है, बस यही है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे देखिए द चीफ गेस्ट सैड, यानी कि मुख्य अतिथि ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं आज शाम यहाँ आकर खुश हूं। मतलब वो खुश है कि आज शाम मैं यहाँ पर आया हूं, कितना अच्छा दृश्य है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो लेकिन वो मैं आज शाम यहाँ पर आकर खुश हूं। अब सबसे पहले ये पहचानिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इस प्रकार से लिखिएगा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। ये जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये निगेटिव नहीं है, ना ही ये इंट्रोगेटिव है, ना ही ये इंपरेटिव है, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी कंडीशन कौन सा टेंस है, तो इज आर्यम है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वाज बियर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम द चीफ गेस्ट, ठीक है, चीफ गेस्ट सैड, ठीक है। सैड हमने लिख दिया, बीच में हम लगा देंगे डैट, ठीक है, डैट, ठीक है। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द चीफ, ठीक है। तो द चीफ गेस्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम ही का यूज कर देंगे क्योंकि चीफ गेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम ही का यूज कर देंगे, हो गया। तो आई बदलेगा द चीफ गेस्ट से, तो ही हो जाएगा, ही। अब एम बदल जाएगा, वाज में ही के साथ वाज लगता है, ही वाज ग्लैड, ठीक है, ही वाज ग्लैड टू बी
टू बी। अब देखिए आपकी डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर है तो जब इनडायरेक्ट में उसे बदलेंगे तो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर दिस है तो इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, सबको पता है ना, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो और हमसे पढ़ रहा हो। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहां पर लिखेंगे दियर और दिस के जगह पर दैट कर देंगे, दैट इवनिंग। ठीक है, इवनिंग, बस हो गया। ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए द चीफ गेस्ट साइड, अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे, दैट का यूज कर दिया। ठीक है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा द चीफ गेस्ट से तो चीफ गेस्ट के स्थान पर हम ही यूज कर देंगे। एम बदलेगा वाज में, इजारे वाज बेर में बदलता है तो ही वाज ग्लैड टू बी। अब हियर देयर में बदल जाता है और दिस दैट में बदल जाता है इवनिंग, बस हो गया। अगर कुछ भी गलती आप करते हैं, जैसे यहां पर दिस के जगह पर दैट नहीं करेंगे, हियर के जगह पर देयर नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, मतलब सोच समझ कर कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन ज्यादा पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। ये वाला हो गया। दूसरा देखिए, मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, यानी कि माता जी ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल गए थे। अब सबके माताजी कहते हैं, जैसे आप लोग स्कूल नहीं जाते थे या नहीं जाना चाहते थे तो आपकी माताजी आपको जगाती थी, स्कूल नहीं जाना, आज जाना है ना, जगाती थी सबको। तो देखिए यहां पर हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, पहले समझिए। मदर सेड टू मी, माताजी ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि इसमें डिड आ गया है। डिड का यूज कहां करते हैं बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं। टेंस नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में। ठीक है, टेंस आपको पता होना चाहिए। जब आपको टेंस नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। जो फोर्थ और फिफ्थ वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो टेंस जानते हैं तो आप क्यों नहीं जानते, गलती आपकी। अगर जानते तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए लिखेंगे मदर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आस्क्ड का यूज कीजिए, चाहे इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर लिख देता हूं मैं, आस्क्ड लिखिए चाहे इंक्वायर्ड आप लिखिए, दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आस्क्ड लिख दिया, मी लिख दिया। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। देखिए अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है तब तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड ही आगे आ जाए जैसे वेयर हाउ, तब हम यूज करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। दैट्स अ रूल। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर लिख देंगे इफ। ठीक है, इफ। अब आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट इफ का यूज कर सकते हैं या वेदर का यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों मैं लिख दे रहा हूं, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं इन दोनों को। ठीक है, वेदर लिख लीजिएगा, हो गया इफ। अब देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। ठीक है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यू बदलेगा मी से, मी का सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे आई। ठीक है, अब देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स अ रूल। ठीक, अब रूल पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देखते जा रहे होंगे, अरे भैया देखो सर जी पढ़ा रहे हैं, हम लोग देख के एंजॉय ले रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय लेने से काम नहीं चलेगा, समझना होगा। ठीक है, तो आई, अब ये बदलेगा यू सॉरी ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं तो आई हैड। ठीक है, अब गो टू है तो यहां पर इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, आई हैड गॉन टू स्कूल। बस ये हमारा हो गया, बस ये हमारा बिल्कुल हो चुका है। मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, बस हो गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से सब कुछ है। अब भैया कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूरे साल तो बढ़िया एंजॉय किए हैं, मोबाइल देखे, टहले, घूमे, अब 4 दिन जब 10 दिन बचा तब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी चारों ओर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं, उसे समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे थोड़ा बहुत समझेंगे मैं जो कह रहा हूं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनका क्या कहना, वो तो जाएंगे लिखते चले जाएंगे और 80 से 90 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तीसरा हमारा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज। देखिए यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा लिख देना है, इसको स्मॉल रखिएगा, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइज, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा शोर मत मचाओ, ठीक है, शोर मत मचाओ। तो बताइए यहां पर ये कौन सा सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच जो आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है। जो टीचर है वो स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया शोर मत मचाओ, नहीं तो डंडा लेकर आएंगे और एक तरफ से सबको मारेंगे, ठीक है। मतलब समझे, ऐसा होता है क्लास में, ठीक है। तो यहां पर हमारे अध्यापक जी विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि शोर मत मचाइए क्लास में, कीप साइलेंट, यानी कि शांति रखिए। तो यहां पर कैसे इसको करेंगे? तो द टीचर, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपके जो टीचर हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया शोर मत मचाओ। तो हम यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। अगर वो रिक्वेस्ट करते तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करते, अगर वो सलाह देते तो हम एडवाइज्ड का यूज करते। मतलब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके भाव के अनुसार आपको सेड टू के स्थान पर यूज करना होता है, ठीक है। तो हमें टीचर जी हमारे ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिख देंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, सॉरी द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम दैट का यूज नहीं करते, ना ही इफ या वेदर का यूज करते हैं, इसमें हम टू का यूज करते हैं। लेकिन आपका ये निगेटिव है, डू नॉट है, तो पहले नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे, नॉट टू। बाकी ऐसे लिख देंगे मेक ए नॉइज, यहीं पर मैं लिख देता हूं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मेक ए नॉइज, ठीक है, बस हो गया। ये हमारा सिंपल सा था, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज, बस हो गया। तो इंपरेटिव में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन इंपरेटिव में अगर वो निगेटिव है तो हम नॉट टू का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब एक एक टॉपिक के हम चार चार क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो तीन पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, चलिए चौथा भी पढ़ देते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 4 है, देखिए प्रेम सैड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, यानी कि प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो, ठीक है। मतलब यहां पर भी इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्लीज लगा है, जहां कहीं भी प्लीज हो, समझ लीजिए भैया रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे प्लीज एक पेन दे दो मुझे, तो इसका मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है भैया दे दीजिए, ठीक है। हो सके तो नहीं देंगे तो जबरदस्ती तो करेगा नहीं, ठीक। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेम लिखेंगे, ये भी हमारा इंपरेटिव है, तो प्रेम। अब देखिए प्लीज लगा है तो डायरेक्टली आप सोचिए मत, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, प्लीज हट जाएगा, टू लिख देंगे डायरेक्टली, टू गिव। अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा भैया प्रेम से, प्रेम के लिए हम लिखेंगे हिम, ठीक है, गिव हिम, क्योंकि प्रेम के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे तो यहां पर हम इसको हिम लिखेंगे, ठीक है, पॉजेसिव केस। तो हिम, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये भैया बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो योर है यहां पर अपने की अंग्रेजी, तो मी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माई, ठीक है, तो माई लिख देंगे, गिव हिम माई बाइक, ठीक है, माई बाइक, बस हो गया। ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट से एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, दोनों इस सेंटेंस में आ चुका है, समझ में आ गया। तो ये सब बहुत सिंपल सी चीजें हैं, देखिए कुछ समझेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं आएगा। कॉपी ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते हुए भी चलिए, ये सब बहुत यूजफुल होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक तो फिनिश हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बहुत पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ दूसरा है नीचे कुछ दूसरा आपने बना दिया। देखिए जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया, इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। ब्रैकेट में जो दिया गया उसी में बनाना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। इसको सिंपल सेंटेंस में बनाइए। तो मैंने बताया था एक ही इज
ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू बाय ए फ्लैट, ठीक है, टू बाय ए फ्लैट, यानी कि वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बहुत गरीब है। अब इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है, ऐसे दे देगा, आपसे कहेगा इसको बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, ही इज वेरी पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट। अब यहां पर इसमें आपको क्या किया, मैंने सिंपल में बदल दिया, ही इज टू पुअर टू बाय ए फ्लैट, यानी कि वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बहुत गरीब है। बस हो गया, समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा है, मतलब इसको मैंने सिंपल में बदल दिया, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ऊपर जो कहा गया वो नीचे भी है। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए वेयर हैव यू पुट, यहां पर पी कर दीजिएगा, ये पुट है, पुट माई बुक टेल मी, यानी कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है मुझे बताओ। वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहां रखी है, टेल मी, मुझे बताओ। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे बताइए आप लोग। तो इसमें टेल मी को हम आगे कर देंगे, ठीक है, बस हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम टेल मी, टेल मी where you have put my book, ठीक है, put my book, यानी कि tell me where you have put my book, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है। अब बहुत सारे जो हमारे बुद्धिमान स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर where तो आपने लगा दिया, लेकिन where के बाद हमें have लगाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, you आपने क्यों लिख दिया। तो देखिए ये where क्वेश्चन वर्ड वाला where नहीं है, ये where का मतलब होता है कि कहां। देखिए where का मतलब कहां भी होता है और की कहां भी होता है, तो ये की कहां वाला where है, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है, तो इसमें की कहां आ गया, तो ये दूसरा वाला where है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखेंगे। तो टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ तुमने मेरी किताब की, तुमने मेरी किताब कहां रखी है, ठीक है। एक वेयर होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, लेकिन इस वेयर का मतलब होगा कि कहां, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक, नोट करना चाहे आप लोग नोट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, He is a dull people, he is very regular, यानी कि he is a dull people, वह बहुत सुस्त लड़का है, ठीक है, वह बहुत सुस्त शिष्य है, आप कह सकते हैं। He is very regular, वह बहुत नियमित है। देखिए वह बहुत सुस्त है, वह बहुत नियमित है, ठीक है। जैसे कोई लड़का हो आपके क्लास में, ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा सुस्त रहता है, मतलब बोलता नहीं है, सर से क्वेश्चंस नहीं करता है, लेकिन वो नियमित आता जाता है स्कूल, डेली आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, उसको कुछ आता जाता भले ही ना हो, यानी कि कुछ बोलता भले ही ना हो, कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, अरे सर ये बताइए वो बताइए, ऐसे 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 अपना भौकाल जमाने के लिए वो बोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, वो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन बोलने वाले नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा जानते नहीं है लेकिन स्कूल डेली जाते हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ही इज ए डल पीपुल, वह बहुत सुस्त शिष्य है, बहुत सुस्त लड़का है। ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। इसको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे तो देखिए लिखेंगे ही इज ए डल पीपुल बट he is very रेगुलर, ठीक है, वेरी रेगुलर, इसका मतलब क्या होगा देखिए, ही इज ए डल पीपल बट ही इज वेरी रेगुलर, यानी कि वह एक सुस्त शिष्य है लेकिन वह नियमित है। बट लगा दिया हमने, ये कंपाउंड में बदल गया, समझ में आ गया, कुछ है नहीं, सिंपल सा है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी किसी चीज का नहीं लेता कि भैया यही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरा कहना है। हो सकता है ये भी आ जाए, कैन बी, कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, इसको इस प्रकार से कर दीजिएगा थोड़ा कैपिटल में, ठीक है। तो आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने खाना खा लिया, मैंने अपना भोजन कर लिया है, ठीक है, कर दिया। तो मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन कर लिया, इसको बदलिए एक सिंपल सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बीइंग हंग्री, बीइंग आगे लिखेंगे बीइंग hungry, I took my food, I took my
फूड, ठीक है, यानी कि बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, यानी कि भूखे होने पर मैंने अपना खाना खा लिया, ठीक है, मैंने अपना भोजन कर लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बीइंग हंग्री मतलब भूखे होने पर मैंने अपना भोजन कर लिया, ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और ये चौथा क्वेश्चन था हमारा सिंथेसिस का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्या होता है, नया नहीं सुने आप लोग, पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे अभी हमने सिंथेसिस पढ़ा, उसमें हम सिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बना रहे थे। बट यहां पर आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। मतलब एक सेंटेंस दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया, इसमें ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो हम कर देंगे सिंपल सा। जैसे देखिए, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट, ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा, एज कालिदास, यानी कि भारत में कोई दूसरा कवि ऐसा नहीं है जैसा कि कालिदास जी। भारत में कालिदास के जैसा कोई दूसरा कवि नहीं है। ये आपका होगा पॉजिटिव डिग्री। अब आपसे कहा जा रहा है इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, डिग्री कन्वर्जन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में डिग्री को कन्वर्ट करना आता है। पॉजिटिव डिग्री दे दिया गया, कहा जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करो, या सुपरलेटिव डिग्री दे दिया गया, कहा जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। यहां पर पॉजिटिव डिग्री दिया गया, इसको सुपरलेटिव में करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो लिखेंगे पहले कालिदास जी को, लिखेंगे कालिदास, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट। देखिए इसमें हम करते क्या है, दा लगा देते हैं, और जो इनकी विशेषता है, जैसे ग्रेट इनकी विशेषता, तो उसमें एसटी लगा देंगे, ठीक है। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया, आवर इंडिया इज ग्रेट, हमारा इंडिया महान है, ठीक है। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के महानतम कवि हैं, मतलब बहुत महान कवि हैं। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि कालिदास भारत के महान कवि हैं, महानतम कवि हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमने पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा देखते रहिए। देखिए दूसरा है शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो। अब आपसे कहा जा रहा है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो तो चुटकियों में कर लेंगे, ऐसे कर देंगे फटे से, ठीक है, लेकिन हमें तो समझना होगा जो नहीं पढ़े हैं। तो शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो किसको बंद करो, दरवाजा, क्या बंद करो, दरवाजा, ठीक है। तो क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। यहां पर इंपरेटिव है, तो इसमें देखिए जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लगाएंगे लेट लगाते हैं, ठीक है, लेट। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है द डूर, ठीक है, तो लेट द डूर। अब इंपरेटिव में हम बी लगाते हैं, बी लगा देंगे, और शट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे शट, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी शट होगा। तो लेट द डोर बी शट, बस हो गया, शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो। इसको जब हम बनाएंगे पैसिव में तो पहले लिखेंगे लेट हमें लिखना होगा, ठीक है। अब जैसे प्लीज उलीज आ जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट उसका होता है रूल, ठीक है। तो लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द डोर, बी लगाएंगे, फिर शट का थर्ड फॉर्म शट लिख देंगे, बस हो गया। ये बदल गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऐसे ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, बस नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जो राम की विशेषता है टैल, उसमें ईएसटी लगा और उसके आगे दा लगा है, दैट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। इसको हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बदलेंगे, अभी हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदला था सबसे पहले, अब हम बदलेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। वैसे ही कर देंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम, बस हो गया, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे हम no other boy in the class is as tall as Ram, ठीक है, as Ram,
ठीक है। तो कोई भी लड़का देखिए हमारे क्लास में, हमारे कक्षा में राम के इतना लंबा कोई लड़का नहीं है, ठीक है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम, यानी कि हमारे क्लास में राम के जितना लंबा लड़का कोई दूसरा नहीं है, नो अदर बॉय, ठीक है। बस हो गया, ये भी समझ में आ गया। मतलब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलिए, हो गया, सिंपल सा है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करते रहिए। देखिए आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उतना देर रुकूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये पैसिव वॉइस है, इसको आपको बदलना है एक्टिव वॉइस में। देखिए अभी एक्टिव से पैसिव में हमने बदला था, बट यहां पर पैसिव से एक्टिव में बदलना है। आप क्या करोगे, पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे? पहचान लोगे। देखिए कौन सा सेंटेंस हो सकता है, कौन सा टेंस है ये? हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको हमने बदला है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड मतलब यहां पर क्या है, हिज पॉकेट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा। अब आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज का यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन आप लोग कहेंगे सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब क्या करें? घबरा गए? घबराइए मत, देखिए सब्जेक्ट है, यहां पर हम यूज कर देंगे किसका, समवन का, ठीक है, समवन। देखिए किसी ना किसी ने तो जेब काटी ही होगी। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, उसके जेब को काट लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होगा उसके जेब को काट लिया गया है। किसने काटा पता नहीं, दैट्स पैसिव वॉइस। लेकिन यहां पर जब हम एक्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या रखेंगे, किसी ने तो काटा होगा, तो समवन लिख देंगे, मतलब किसी ने, ठीक है। तो समवन हैज आपका ऐसे ही रहेगा, हैज, और पिक का थर्ड फॉर्म उसमें भी रहता तो पिक्ड हो जाएगा, पिक्ड। हिज पॉकेट, हिज पॉकेट ऑब्जेक्ट है तो हिज पॉकेट लिख देंगे। तो भले ही आपको सब्जेक्ट ना दिया गया हो सेंटेंस में, लेकिन सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ से लिखना होगा, तभी एक्टिव वॉइस में आप बदल पाएंगे। तो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, किसी ने उसका जेब काट लिया है, मतलब जेब कतरे घूमते रहते ना, मारे ब्लेड फट से कट गया जेब, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कटा होगा, ऐसा मैं जानता हूं। तो ये आपका पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। टाइम थोड़ा मैं लेता हूं, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस रहता है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो समझें। रटने से फायदा नहीं, किसी चीज को जितना अच्छा समझेंगे उतना बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि जो समझते हैं लोग वो लॉन्ग टर्म तक होता है, और जो लोग रट्टा मार के जाते हैं वो जाते जाते ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब होता है आपको सेंटेंस दिया गया, इसमें गलती है, उसी को सही कर दीजिए, बस सिंटैक्स हो गया। ऐसे हम हिंदी व्याकरण में वाक्य संशोधन इसको बोलते हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो वैसे इसमें सिंटैक्स होता है, मतलब ये सेंटेंस दिया गया है, ये गलत सेंटेंस है, इसको सही लिख दीजिए, बस हो गया, नंबर मिल गया फ्री में। तो देखिए ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि उसे खेलों में बहुत ज्यादा रुचि है, काफी रुचि है। तो इसमें गलती क्या है, देखिए इंटरेस्टेड के साथ हम वेरी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, वेरी नहीं लिखेंगे, मच लिखेंगे, इंटरेस्टेड, बाकी ऐसे लिख देंगे, इंटरेस्टेड इन गेम्स, ठीक है। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि वह, उसे खेलों में बहुत ज्यादा रुचि है, बस हो गया। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि, इंटरेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए, ऐसे गलतियां होंगी। दूसरा, माई सेल्फ कैन डू इट, दैट्स रॉन्ग। देखिए आई कैन डू इट, बी कैन डू इट, आई कैन डू इट सुना है ना, तो माई सेल्फ नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों, आई लिखेंगे, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। तो आई, माई सेल्फ की जगह पर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जैसे हम कहते हैं आपसे ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं, यू कैन डू इट, वैसे यहां पर माई सेल्फ कैन डू इट था तो आई कैन डू इट लिख देंगे। अगर योर सेल्फ कैन डू इट होता तो यू कैन डू इट लिखते, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि आई, माई के साथ आई का यूज करते हैं हम। आगे देखिए तीसरा, He goes to the temple at 7 o'clock, यानी कि वो 7 बजे मंदिर जाता है। अब इसमें गलती क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो he goes to, देखिए टेम्पल के आगे हम दा नहीं लगाएंगे, टू टेम्पल लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। He goes to temple at 7 o'clock,
क्लॉक, ठीक है। तो ही गोएस टू टेंपल एट 7 o'clock, बस ये हमारा सही हो जाएगा। तो सिर्फ आपको टेंपल के आगे वाला द हटा देना, ये देखिए ये हटा दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हटा दीजिए, काम खत्म, सिंपल सा, ठीक। तीसरा चौथा देखते हैं क्या है। 4 नंबर देखिए मेरे स्टूडेंट्स, देखिए ही हैज नो एनी बुक, यानी कि उसके पास कोई किताब नहीं है। तो देखिए एनी लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप लिख देते ही हैज नो बुक, उसके पास किताब नहीं है, बस हो गया था। एनी क्यों लगाए हम, तो देखिए ही हैज नो बुक, नो बुक, यानी कि उसके पास किताब नहीं है। तो नो के साथ एनी मत लगाइए, दैट्स अ रॉन्ग, ठीक है, हो गया। 4 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक के लास्ट 4 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम्स, इसको समझना होगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखिए एंटोनिम्स क्या होता है स्टूडेंट, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए हमारा कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, क्या होता है, सहमति, किसी चीज की सहमति हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैं मीनिंग भी बता रहा हूं आपको, मीनिंग नहीं लिखना होगा वैसे। इसका हो जाएगा डिसेंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, सहमति, मतलब सहमति ना हो, बस एक दूसरे के एंटोनिम हुए ना। देखिए कंसेंट का मतलब सहमति, कोई चीज सहमति हो, ठीक है, और डिसेंट का मतलब असहमति, बस हो गया। ऐसे देखिए हमारा है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, क्या होता है, सस्ता, कोई चीज सस्ता हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, या फिर आप इसका एंटोनिम लिख सकते हैं स्पेंडर, क्या लिख सकते हैं, स्पेंडर, दोनों आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, महंगा, क्या होगा, महंगा है, ठीक है, तो महंगा लिख देंगे, समझ में आ गया। तो इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता, कोई चीज इकोनॉमिक हो, ठीक है, इकोनॉमिकल हो। तो इसका एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंडर हो जाएगा, मतलब महंगा, हो गया। गेस्ट का मतलब देखिए तीसरा, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान या अतिथि, मेहमान या अतिथि भी आप लिख सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, इसका एंटोनिम हो जाएगा होस्ट, होस्ट, या आप लिख सकते हैं ऑनर, ऑनर, होस्ट या ऑनर। इसका मतलब होता है मेजबान, जैसे मेजबान टीमें होती है ना, जब इंडिया जाए, इंडिया के यहाँ आएंगी ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया मेजबान हुई, मतलब दूसरे कंट्री से खेलने आई है, ठीक है। तो गेस्ट का मतलब मेहमान, जो मेहमान हमारे अतिथि आते हैं, हमारे रिश्तेदार, और होस्ट और ऑनर का मतलब होता है मेजबान, यानी कि बाहर से आए हुए लोग, वो हमारे सगे नहीं है, ठीक है, मतलब अतिथि नहीं है, गेस्ट नहीं है। आगे देखिए प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यहीं पर मैं लिख देता हूँ शुद्ध। प्योर का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इम्प्योर, क्या हो जाएगा, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, यानी कि जो शुद्ध ना हो, ठीक है, तो अशुद्ध हो जाएगा। ये देखिए हो गया, सिंपल सा है। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए कंसेंट का मतलब सहमति, डिसेंट का मतलब असहमति, इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता, एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंडर का मतलब महंगा, ठीक है। गेस्ट का मतलब मेहमान, होस्ट और ऑनर का मतलब मेजबान, प्योर का मतलब शुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, बस हो गया, कुछ है नहीं इसमें, दैट्स अ सिंपल, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए नोट, तब हम, अब हमारा यहीं पर फिनिश हो गया, नोट हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है वो फिनिश होता है। हमने पढ़ा एंटोनिम्स, उसके बाद हमने पढ़ा सिंटैक्स, ठीक है, क्या पढ़ा, सिंटैक्स, उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमने क्या पढ़ा, देखिए सिंथेसिस, फिर सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमने पढ़ लिया 20 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने इस वीडियो में पढ़ा, 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक नहीं, ठीक है। टॉपिक तो हमने टोटल 5 ही पढ़े हैं, 5 टॉपिक 4 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। अब भैया आप लोगों का भी एक काम है कि आप लोग बताइए मुझे कि इन 20 क्वेश्चन में से वीडियो देखने से पहले आपको कितने क्वेश्चन पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पहले से ही ज्यादातर क्वेश्चन पता थे। जिसको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता थे उसकी तैयारी एकदम टॉप लेवल की है, यानी कि अच्छे से हुई है, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी स्टूडेंट सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।